आज हम लोग पढ़ते हैं एक्सट्रूजन के बारे में, है ना। ये एक्सट्रूजन भी एक तरह का क्या है, तो मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस है ना। और एक्सट्रूजन होता कैसे है, ये सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि एक्सट्रूजन में जनरली हम लोग एज ए हाइड्रोलिकली फोर्स अप्लाई करते हैं या मैकेनिकली फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है। तो एक्सट्रूजन समझने के लिए ये हम फिगर देखते हैं कि ये सेटअप है। सेटअप में क्या है कि ये एक डाई है, यहाँ पर ये जो दिख रहा है डाई है। डाई एक काफी हार्ड मेटल का बना हुआ एक पर्टिकुलर टाइप का ऑब्जेक्ट है। और इस डाई में यहाँ पर एक छोटा सा ओरिफिस बना हुआ रहता है। ठीक है। इसके बाद ये क्या है, रैम और प्लंजर है। और इसमें हम क्या करते हैं कि जो जिस मेटल को हमें फॉर्म करना है उसको एज ए सॉफ्ट फॉर्म में इसमें फिल करते हैं। इसको कहा जाता है बिलेट। ये क्या है, हॉट बिलेट। हॉट बिलेट एक तरह का, जिस तरह का हमारा क्या टूथपेस्ट होता है। ठीक है। टूथपेस्ट को भी हम लोग क्या करते हैं कि जब उसका हम लोग बॉटम के पोर्शन से हम लोग कंप्रेस करते हैं तो वो फ्रंट साइड से जो है अंदर का जो पेस्ट है वो बाहर आता है। ठीक है। वो भी एक तरह का मतलब एक्सट्रूजन ही है ना। उसी सेम चीज यहाँ पर ये है कि ये एक डाई है और डाई में यहाँ पर क्या बना हुआ है, ऑरिफिस बना हुआ है। ऑरिफिस जो है मे बी क्रॉस सेक्शन सर्कुलर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, जैसा हमें फाइनल प्रोडक्ट चाहिए उस तरह का यहाँ क्रॉस सेक्शन होती है। और ये एक डाई होल्डर, ये सब टूल है एक्सट्रूजन प्रोसेस में यूज होने वाला। ये सब क्या है, टूल है। तो ये डाई होल्डर है जो फर्दर डाई के आगे की मूवमेंट को ये रोकता है, स्टॉप करता है ना। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस चैम्बर में पहले हम बिलेट को भर देते हैं और उसके बाद यहाँ पर जो रैम या प्लंजर है इसको हम लोग पुश करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जब हम इस रैम प्लंजर को पुश करेंगे तो ये रैम का जो ये सरफेस है ये जस्ट अपने नेक्स्ट लेयर के ऊपर क्या करेगा, ये प्रेशर, ये जो है नेक्स्ट जो लेयर है यहाँ पर बिलेट का उसके ऊपर ये प्रेशर लगाएगा। ये लेयर अपना फर्दर आगे वाला लेयर को प्रेशर लगाएगा। इस तरह से ये रैम का जो प्रेशर है वो बढ़ते बढ़ते आता है कहाँ पर, तो इस डाई इंड पर, जहाँ बिलेट का इंड है वहां पर। ठीक है। तो अब है कि अगर इस बिलेट को अब यहाँ से अगर कहीं से ओपनिंग अगर मिल जाती है तो ये आगे निकलना शुरू कर देगा। तो यहाँ पर एक जो ओरिफिस बना हुआ रहता है, ये ओरिफिस के थ्रू क्या होती है कि इनिशियली तो ये रेजिस्टेंस पैदा करता है। यहाँ पर जो शेप होता है, हम लोग ऐसे भी जब टूथपेस्ट में ही देखते हैं कि जिस समय पेस्ट स्टार्ट होता है निकालने टाइम में तो उस समय थोड़ा हमें ज्यादा मतलब फोर्स लगाना पड़ जाता है। और जैसे ही एक बार पेस्ट अगर निकलना शुरू हो गया तो फिर हम लोग उसको हल्का ही प्रेस किए हुए रहते हैं, उसी में पेस्ट जो है अंदर से निकलते रहता है। तो इसका कारण ये है कि यहाँ जो ओरिफिस का जो क्रॉस सेक्शन है यहाँ पर एक रेजिस्टेंस पैदा होता है। जब बिलेट, चूंकि बिलेट को हम आगे की ओर पुश कर रहे हैं तो ये ओरिफिस में एंट्री करना चाहेगा, बट ओरिफिस का जो इंड है, एज है, वो उसको रेजिस्टेंस इनिशियली पैदा करेगा। लेकिन फिर भी हमारा प्लंजर के ऊपर जो प्रेशर है, फोर्स है, वो ज्यादा है। जब हम ज्यादा लग गया और ये रेजिस्टेंस को पार कर लिया तो यहाँ से ये बिलेट जो है इस क्रॉस सेक्शन के थ्रू जो है ये पास करना शुरू कर देगा। तो जब यहाँ से बिलेट क्रॉस सेक्शन से पास करेगा तो ये रैम भी आगे की ओर क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक है। रैम भी आगे की ओर मूव करेगा और इसमें जो वॉल्यूम है, जितना वॉल्यूम हम लोग बिलेट डाले हुए हैं उस वॉल्यूम के बराबर ही जो है इसका उतना, क्योंकि वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा, तो ये बार जो है यहाँ से एक्सट्रूड होकर के बाहर आएगा। ठीक है। तो अब अकॉर्डिंग टू द इसका जितना क्रॉस सेक्शन है, क्योंकि वॉल्यूम बराबर क्या होता है, एरिया इनटू क्रॉस सेक्शन, ये लेंथ, है ना। अब कितना लेंथ का ये एक्सट्रूडेड बार बनेगा ये डिपेंड करता है कि बिलेट का वॉल्यूम कितना है। तो ये वॉल्यूम अगर भी है
और उसके बाद ये ओरिफिस का क्रॉस सेक्शन कितना है, तो वो ए है। तो यहाँ से हम लोग लेंथ ऑफ एक्सट्रूडेड बार जो है वो V/A जो है हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर क्या होता है कि हमें फाइनल प्रोडक्ट के रूप में ये बिलेट जो है एक डिफरेंट शेप में, जैसा ओरिफिस का शेप है उस ओरिफिस के क्रॉस सेक्शन के अकॉर्डिंग ये हमें एक्सट्रूडेड बार जो है ये हमें प्राप्त होता है। ठीक है। और इसी ड्यूरेशन में होता क्या है कि यहाँ पर जब बिलेट, जब यहाँ से जो कंटेनर है, कंटेनर में यहाँ स्लाइड करता है, तो ये कंटेनर का सरफेस और बिलेट के सरफेस के बीच में फ्रिक्शन लगता है। और हम जानते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स जो होती है वो हमेशा मूवमेंट को अपोज करता है। तो ये जो एक्सट्रूजन प्रोसेस है ये कहलाता है फॉरवर्ड एक्सट्रूजन प्रोसेस। तो फॉरवर्ड एक्सट्रूजन प्रोसेस में जो यहाँ फ्रिक्शन लग रहा है ये प्लंजर के मूवमेंट को रेजिस्टेंस पैदा करेगा, यानी कि फॉरवर्ड एक्सट्रूजन में हमें जो रैम के ऊपर फोर्स या प्रेशर है वो और टाइप के तुलना में हमें ज्यादा लगाना पड़ता है। इसका कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर बिलेट और जो यहाँ कंटेनर है इसके बीच में रिलेटिव मूवमेंट होता है, और रिलेटिव मूवमेंट के कारण यहाँ फ्रिक्शन होती है, और ये फ्रिक्शन इसके मूवमेंट को अपोज करेगा। तो अपोज करेगा तो तो स्वाभाविक है कि हमारा जो रैम या प्लंजर फोर्स है उसकी मान को वो बढ़ाएगा। तो पहला बात यहाँ पूछेगा फॉरवर्ड एक्सट्रूजन क्या है। तो फॉरवर्ड एक्सट्रूजन क्या है कि जो हमारा एक्सट्रूडेड बार की जो लेंथ है या जो हमारा बिलेट जो एक्सट्रूड हो रहा है और जो रैम फोर्स का डायरेक्शन है वो दोनों सेम हो, यानी कि हम लोग यहाँ पर रैम को आगे की ओर पुश कर रहे हैं तो ये बिलेट भी आगे की ओर यहाँ पर एक्सट्रूड कर रहा है, तो ये उसको कहलाता है फॉरवर्ड एक्सट्रूजन। ठीक है। तो ये है हमारा फॉरवर्ड एक्सट्रूजन। इसके बाद जो सेकेंड टाइप का एक्सट्रूजन है यहाँ पर हम लोग ये ग्राफ देख लेते हैं लोड और रैम डिस्प्लेसमेंट के बीच में, यानी कि हम यहाँ पर क्या लगा रहे हैं, इसके ऊपर जो लोड लगा रहे हैं, मान लेते हैं P लोड लगा रहे हैं, तो ये हमारा लोड हो गया और रैम कितना यहाँ आगे मतलब डिस्प्लेस कर रहा है। इसी डिस्प्लेसमेंट और ये लोड के बीच में हम जब ये ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो जैसा कि हम फर्स्ट एग्जांपल दिए कि जैसे टूथपेस्ट में हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि जब अभी हम लोग टूथपेस्ट लिए हैं और उसको हम लोग प्रेस करना शुरू किए, तो शुरू किए तो हम ऐसा ऑब्जर्व करते हैं कि इनिशियली हमें ज्यादा लगाना पड़ता है जब तक कि पेस्ट यहाँ से निकलना शुरू ना कर दे और फिर से। सिमिलरली यहाँ भी फॉरवर्ड एक्सट्रूजन में कि बिलेट के ऊपर हम पहले प्रेशर बढ़ाते जाएंगे तो एक तो यहाँ फ्रिक्शन हमको अपोज करेगा और दूसरा यहाँ पर ओरिफिस का जो एज है वो उसको रेजिस्टेंस करेगा, क्योंकि वो इतनी आसानी से अपने से अंदर पास होना स्टार्ट नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि उसका एज जो है वो उसको फ्रिक्शन के थ्रू उसको रेजिस्टेंस दे रहा है। तो इनिशियली लोड का मान क्या होगा, यहाँ पर इंक्रीज करेगा। यहाँ पर अगर अगर हम लोग देखें तो यहाँ लोड का मान इंक्रीज किया, फिर क्या होगा कि जब एक बार यहाँ से पेस्ट ये बिलेट निकलना स्टार्ट कर दिया तो उसके बाद लोड का मान अचानक से ये क्या होता है, फॉल होता है। ये यहाँ से क्या होगा, फॉल करेगा। ऐसा टूथपेस्ट में भी होता है कि एक बार पेस्ट निकलना शुरू हो गया तो हम थोड़ा सा स्ट्रेस या लोड की मान कम कर देते हैं, तब भी ये निकलते रहता है, क्योंकि अब रेजिस्टेंस इसका एज के द्वारा जो लग रहा रेजिस्टेंस है वो नहीं लग रहा है, इस कारण से यहाँ पर ये फॉल करता है। और फिर उसके बाद जा करके ये धीरे धीरे मतलब डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर अगर डिस्प्लेसमेंट है तो ये बढ़ते जाएगा, लोड बढ़ाते जाएंगे, ये रैम आगे की ओर मूव करते जाएगा और ये बिलेट भी आगे की ओर एक्सट्रूड होते जाएगा। और फिर फाइनली क्या होगा कि जब ये रैम मूव करते करते जब एकदम इस डाई के नजदीक आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, तो अब क्या होगा कि इस डाई के पास में एक थीन बहुत पतला सा लेयर, एक डिस्क टाइप का लेयर बच जाएगा। तो अब क्या होगा कि अब इसको अगर हम लोग इस छोटा सा पतला सा लेयर को अगर अब हम रैम के थ्रू प्रेस कर रहे हैं तो अब ये नहीं जा रहा है।
यानी कि एक लेयर जो है, छोटा पतला सा लेयर इसके एज पर आकर के जमा हो जाएगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट तब नहीं होगा, और सिर्फ क्या होगा, लोड बढ़ेगा, या डिस्प्लेसमेंट भी होगा तो बहुत कम डिस्प्लेसमेंट होगा रिलेटिव टू द इंक्रीज ऑफ लोड। वही चीज यहाँ पर ग्राफ है कि इनिशियली यहाँ लोड इंक्रीज किया, और जब एक बार एक्सट्रूड होना शुरू हो गया तो फिर ये फॉल किया, और तब लोड की वैल्यू कम होते गई, डिस्प्लेसमेंट का मान बढ़ते गया। अब कंडीशन ये आ गया कि अब हमारा कंटेनर में बिलेट खत्म हो रहा है, तो डाई के नजदीक एक पतला सा लेयर बच चुका है, तो फिर अब हम रैम के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट जितना नहीं होगा उससे ज्यादा रिलेटिव हमारा लोड बढ़ते चला जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहीं से मतलब जो एक्सट्रूडेड पार्ट है उसको काट के अलग कर लेते हैं, और कंटेनर के अंदर जो एक पतला सा डिस्क जैसा बिलेट जो बच गया है उसको तो या तो वापस निकाल के फिर से हम लोग उसको सॉफ्ट होने के लिए दे देते हैं, या गर्म करने के लिए दे देते हैं, है ना, और उसमें फिर से हम लोग न्यू बिलेट का फिलिंग करते हैं। तो इस प्रकार से ये एक्सट्रूजन प्रोसेस होता है फॉरवर्ड में। बैकवर्ड एक्सट्रूजन सेकेंड टाइप का है, जिसको हम लोग इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन भी कहते हैं। ये कुछ नहीं है, बस डायरेक्शन का अंतर है और प्रोसेस का अंतर है। इसमें क्या है कि इसमें जो प्लंजर का मूवमेंट है और जो बिलेट जो एक्सट्रूड हो रहा है उसका मूवमेंट, वो दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक है, सेटअप वही है, चैम्बर वही है, डाई है, प्लंजर है ना। लेकिन फर्क क्या है बैकवर्ड एक्सट्रूजन में कि जो हमें जिस शेप का चाहिए एक्सट्रूडेड बार, वो ऑरिफिस इस डाई में तो एक ऑरिफिस बना ही रहता है, और इसमें जो हम प्लंजर यूज करते हैं वो हॉलो प्लंजर यूज करते हैं। ठीक है, यानी कि इसी में के अंदर में एक हॉलो शेप होल बना हुआ है, जिसके थ्रू जो है ये बिलेट मतलब यहाँ से पास कर रहा है ना। तो इसमें है क्या कि बिलेट को इसमें भी भर दिए, अब यहाँ पर बिलेट पूरा भरा हुआ है कंटेनर में। अब फिर क्या होगा, यहाँ पर प्लंजर से हम लोग प्रेशर अप्लाई करना शुरू किए प्लंजर के थ्रू, तो आगे तो यहाँ पर क्लोज है, तो क्लोज है तो ये बिलेट आगे तो जाएगा नहीं यहाँ पे से, तो ये क्या होगा, बैक प्रेशर मारेगा, आगे नहीं अगर जाएगा तो इधर क्या करेगा, बैक प्रेशर मारेगा, तो बैक प्रेशर मारेगा तो यहाँ पर क्या है, ओरिफिस बना हुआ है डाई में। तो इसमें भी क्या होगा कि इनिशियली इस ओरिफिस का जो एज है वो पहले रेजिस्टेंस पैदा करेगा। ठीक है, हाँ, इसमें एक चीज जो नहीं है वो है यहाँ का फ्रिक्शन। जैसे फॉरवर्ड एक्सट्रूजन में हम देख रहे थे कि ये बिलेट जो है वो आगे की ओर मूव कर रहा था, यहाँ से ये बिलेट आगे की ओर मूव कर रहा था इस चैम्बर के सरफेस के रिलेटिव में, तो यहाँ पर ये चैम्बर उसको फ्रिक्शन लगा रहा था। लेकिन बैकवर्ड एक्सट्रूजन में क्या है कि ये बिलेट का जो मूव, ये बिलेट का सरफेस और ये चैम्बर का सरफेस, ये दोनों एक दूसरे के बीच जो रिलेटिव मोशन नहीं होता है, तो यहाँ पर रिलेटिव मोशन नहीं होता है, इस वजह से यहाँ पर जो लगने वाला फ्रिक्शन है वो बैकवर्ड एक्सट्रूजन में नहीं लगता है। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पर रेजिस्टेंस लगेगा जो इसका एज का है वो, तो इसमें सिर्फ एज के रेजिस्टेंस को अगर हम ओवरकम कर लेते हैं तो यहाँ से बिलेट जो है वो पास करना शुरू कर देगा, और फिर वही काम होगा कि जब एक बार पास करना शुरू कर दिया तो यहाँ का रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या होगी, घट जाएगी, तो फिर हम लोअर लोड पे ही ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इसीलिए यहाँ पर एक कर्व जो है फॉरवर्ड का बना हुआ है और दूसरा कर्व जो है बैकवर्ड का बना हुआ है, और हम लोग देख रहे हैं कि बैकवर्ड कर्व में लोड यहाँ तक आया और यहीं से फिर वो क्या हो गया, फॉल करने लगा, जबकि फॉरवर्ड में ज्यादा लगा रहा था लोड। तो ये प्लंजर के ऊपर जो लोड फॉरवर्ड में ज्यादा लग रहा था, इसका कारण क्या था कि फ्रिक्शन बिटवीन बिलेट एंड ड्रम, ड्रम और बिलेट के बीच फ्रिक्शन लगता है किसमें, तो फॉरवर्ड एक्सट्रूजन में, और बैकवर्ड एक्सट्रूजन में नहीं लगता है। इस कारण से इसमें लोअर लोड वैल्यू पे ही डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट हो गया। अब फिर वही होगा
कि जब तक इसके अंदर बिलेट भरा हुआ है ये लगातार पास करते जाएगा और यहाँ अलोंग द लेंथ ये पास करते जाएगा। फिर जब अंदर बिलेट खत्म हो जाएगा, लगभग मान लेते कि इतना बिलेट खत्म हो गया, अब यहाँ पर एक पतला सा लेयर जो है वो आके बच गया, तो ये डाई भी तो आगे बढ़ते बढ़ते, ये प्लंजर जो है वो आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पर जब पूरी तरह से मतलब कांटेक्ट में आ जाता है, तो फिर और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो होगा ये बिलेट का वो कम हो जाएगा, लोड बढ़ने लगेगा, तो फिर हम लोग वहां से प्लंजर को हटा लेते हैं और इसमें जो पतला सा थीन डिस्क टाइप का जो बचा हुआ बिलेट है उसको वापस ले जा करके हम अपना फर्नेस में या जहां भी उसको हम सॉफ्ट कर रहे हैं या हॉट कर रहे हैं वहां लेकर के फिर हम डाल देते हैं। तो इस प्रकार से क्या हो गया कि यहाँ पर जो बिलेट का अपोजिट डायरेक्शन में जो एक्सट्रूजन हो रहा है तो ये बैकवर्ड एक्सट्रूजन कहलाता है। ठीक है, तो बैकवर्ड एक्सट्रूजन में क्या है कि प्लंजर हॉलो होगा, तो इस कारण से क्या होगा कि इसमें एक डिसएडवांटेज क्या हो गया कि अब अलग अलग साइज के लिए हमको अलग अलग प्लंजर लेना पड़ेगा। फॉरवर्ड में ऐसा नहीं है, फॉरवर्ड में क्या है कि हम सिंपली यहाँ पर डाई चेंज कर देंगे, यानी डाई का जो ओरिफिस है वो ओरिफिस को अलग डाई चेंज कर देंगे, प्लंजर यही रखेंगे, तब भी फॉरवर्ड एक्सट्रूजन हो जाएगा। लेकिन बैकवर्ड एक्सट्रूजन में क्या है कि इसमें हमें हर साइज के लिए अलग अलग प्लंजर लेना पड़ेगा, अगर इसका क्रॉस सेक्शन चेंज होगा तो प्लंजर हमें दूसरा लगाना पड़ेगा। इसीलिए इसका लिमिटेड यूज है, मतलब ऐसे जगह यूज है जहां पर एक ही क्रॉस सेक्शन टाइप का बार बन रहा है, तो फिर बैकवर्ड प्लंजर ज्यादा सुटेबल है, मतलब बैकवर्ड एक्सट्रूजन ज्यादा सुटेबल है क्योंकि कम लोड लगता है इसके ऊपर। ठीक है, दूसरा चीज ये है कि फॉरवर्ड एक्सट्रूजन में यहाँ पर देखिए कि बिलेट और ड्रम के बीच में रिलेटिव मूवमेंट होता है, तो यहाँ फ्रिक्शन लगता है और फ्रिक्शन के कारण यहाँ पर हीट जनरेट करता है। तो क्या होगा कि बिलेट जितना आगे मूव करते जाएगा उतना ही ज्यादा ये हीटेड होते जाएगा, यानी कि जब फाइनल पोजीशन आएगा, मतलब बिलेट अगर थोड़ा सा बाकी है तो उस बिलेट, क्योंकि ये यहाँ से मूव करते करते यहाँ तक आया है, तो जो बिलेट पहले यहाँ पे था वो बिलेट मूव करते हुए यहाँ से यहाँ आया है, तो इस दौरान इसका यहाँ पर फ्रिक्शन लगा, इस कारण से हीट जनरेट हुआ, तो ये ज्यादा हीटेड हो जाएगा, तो फिर हीटिंग जो होती है ये एक क्रैक फॉर्म करता है, मतलब जैसे हीटिंग और कूलिंग से क्रैक होता है, इंटरनल स्ट्रेस जिसको रेसिडुअल स्ट्रेस कहते हैं वो उसकी संभावना होती है। ठीक है, तो बैकवर्ड में ऐसा नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर कोई फ्रिक्शन लगता नहीं है, जिस कारण से मतलब जो बिलेट जो हॉट हो जाता था फ्रिक्शन के कारण वो यहाँ नहीं होता है, तो इस कारण से सरफेस फिनिश जो है वो बेटर हमको बैकवर्ड एक्सट्रूजन में ज्यादा बेटर सरफेस फिनिश मिलता है। हाँ, एक चीज इसमें और याद रखेंगे कि इसमें जो जनरली जो हम लोग बिलेट इसमें जो फिल करेंगे वो बिलेट जो होना चाहिए वो डिफेक्ट फ्री, डिफेक्ट फ्री मतलब हो गया कि इसके ऊपर ऑक्साइड लेयर वगैरह नहीं होना चाहिए। हम बिलेट को भरने से पहले ही हम इसमें क्या कर लेंगे कि इसकी इम्प्योरिटीज को रिमूव कर देंगे, है ना, यानी उसको जनरली हम ऑक्साइड लेयर सब जो होता है वो सब पहले ही रिमूव करके डालेंगे, नहीं तो ये क्या होगा कि जो ऑक्साइड लेयर वगैरह है या इम्प्योरिटीज है तो वो सब यहाँ पर एक्सट्रूडेड पार्ट में चला जाएगा, तो वो एक तो सरफेस डिफेक्ट में आएगा, इंटरनल क्रैक फॉर्म करेगा, ये सब तरह का डिफेक्ट ला देता है। तो जितना हम प्योरिटी बिलेट जितना प्योर होगा उतना ही बेहतर हमें एक्सट्रूडेड बार जो है हमें प्राप्त होगा। तो ये सेकेंड टाइप था हमारा बैकवर्ड एक्सट्रूजन। तीसरा टाइप है हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन। हाइड्रोस्टैटिक इसमें ये कुछ नहीं है, बस इसमें क्या है कि ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो हम लोग अभी पढ़े हैं इसमें जो हम प्लंजर यूज किए हैं वो प्लंजर के ऊपर बाय मैकेनिकली हम लोग यहाँ पर फोर्स लगाए हैं।
ठीक है, प्लंजर बिलेट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में है, और जब हम प्लंजर को पुश कर रहे हैं तो प्लंजर डाई के को यहाँ पर पुश कर रहा है, और डाई जो है बिलेट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में है और वो डायरेक्ट पुश हो रहा है। बट हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन क्या है कि इसमें जो चैम्बर होता है और उसमें अब लिक्विड भरा हुआ रहता है, यानी कि यहाँ पर मतलब कोई हाइड्रोलिक चीज जो है ऑयल वगैरह या कोई लिक्विड जो है वो भरा हुआ रहता है। दूसरा चीज है कि यहाँ पर जो बिलेट है वो बिलेट पूरी तरह से कंटेनर में नहीं भरा हुआ रहता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर बिलेट जो है, देखिए यहाँ पर सरफेस चैम्बर के सरफेस के साथ टच में नहीं है, तो इसमें तो फ्रिक्शन तो पूरी तरह से एलिमिनेट है, क्योंकि यहाँ पर चैम्बर यानी ड्रम जो इसको बोले या चैम्बर बोले और बिलेट का सरफेस, दोनों के बीच में कहीं कांटेक्ट नहीं होता है, इसीलिए इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं लगता है। उसके बाद है कि यहाँ पर मतलब जो प्रेशर लगता है, फोर्स लगता है, वो हाइड्रोलिक सिस्टम के थ्रू, मतलब हो गया कि ये जो रैम है, रैम के कांटेक्ट में यहाँ पर फ्लूइड है, लिक्विड है, और ये लिक्विड ही फिर बिलेट के भी कांटेक्ट में है। ठीक है, उसके बाद ये क्या है कि यहाँ पर लिक्विड इसके तीनों तरफ से, तीन तरफ से घेरे हुए है ना। तो इसमें क्या होता है कि हाइड्रोलिक प्रेशर, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पास्कल लॉ से अगर एक लोअर क्रॉस सेक्शन एक हायर क्रॉस सेक्शन होता है ना, तो अलग अलग क्रॉस सेक्शन में हाइड्रोलिक प्रेशर का मान जो है, जितना हम यहाँ पर मैकेनिकल लोड लगाएंगे और ये मैकेनिकल लोड अगर हाइड्रोलिक लोड में कन्वर्ट होता है तो हाइड्रोलिक लोड ज्यादा बढ़ जाती है। मतलब हो गया कि हम लगाएंगे जितना प्रेशर, तो वो प्रेशर आएगा इस लिक्विड के ऊपर, और ये लिक्विड फिर जो बिलेट के ऊपर जो प्रेशर लगाएगा वो हमारे द्वारा लगाए गए प्रेशर के वैल्यू से कहीं ये अधिक वैल्यू हमें देगा। ठीक है, तो इस कारण से क्या होगा कि यहाँ पर हमें एक हाइड्रोलिक प्रेशर का भी मदद मिलती है, और बिलेट का एक्सट्रूजन लोड जो होती है वो कम हो जाती है। मतलब हमारे द्वारा लोअर एफर्ट पे ही काफी हायर एक्सट्रूजन लोड एक्ट होता है। तो इस कारण से हाइड्रोलिक जो एक्सट्रूजन है, इसमें एक्सट्रूजन रेशियो एक होता है टर्म, क्या, एक्सट्रूजन रेशियो। एक्सट्रूजन रेशियो कहते हैं कि ये एरिया जो मतलब एक्सट्रूड होने से पहले है, यानी AI/AF। ए आई क्या है, तो जो बिलेट का यहाँ का एरिया, ये एरिया आपको ए आई हो गया, मतलब एक्सट्रूजन से पहले जो इसका क्रॉस सेक्शन है एरिया ए आई, और एक्सट्रूजन के बाद जो एक्सट्रूडेड बार बन रहा है इसका एरिया ए एफ है। तो ये AI/AF को हम लोग कहते हैं एक्सट्रूजन रेशियो। तो इसमें क्या होता है, हाइड्रो अगर हम उन दोनों से फॉरवर्ड बैकवर्ड जो मैकेनिकली हमारा बन रहा था, और ये हाइड्रोस्टैटिक प्रोसेस में एक्सट्रूजन में, तो इसमें हमको जो एक्सट्रूजन रेशियो है वो ज्यादा मिलता है। ठीक है, ये चीज है। इसके बाद क्या है कि इसमें और क्या क्या एडवांटेज है, कि पहला एडवांटेज ये है कि देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन बिलेट एंड कंटेनर। बिलेट और कंटेनर के बीच में यहाँ पर किसी भी प्रकार का फ्रिक्शन नहीं होता है, जैसा कि हम बता दिए। तो इस कारण से ऐसे भी हमारा एक्सट्रूजन लोड की वैल्यू कम हो जाती है। उसके बाद है कि फ्रिक्शन एट द डाई। आप देखिए यहाँ पर जो डाई का जो ओरिफिस है, जैसे यहाँ पर एक और ये जो ओरिफिस है जहाँ से ये डाई में एंट्री ले रहा है बिलेट, तो उन दोनों में डायरेक्ट हमारा बिलेट जो है वो डाई के सरफेस के कांटेक्ट में आ जाता था, तो इससे फ्रिक्शन वहां ज्यादा लगता था। यहाँ का भी जो फ्रिक्शन है वो ज्यादा लगता था, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन में जो यहाँ पर डाई और जो बिलेट के बीच का कांटेक्ट है उसमें कहीं न कहीं यही फ्लूइड का एक लेयर जो है वो रहता है। तो इस कारण से जो रिलेटिव अगर हम फ्रिक्शन की बात करें या रिलेटिव रेजिस्टेंस की बात करें, तो हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन में जो यहाँ पर ओरिफिस के पास भी जो रेजिस्टेंस है वो भी
कम लगता है उसके तुलना में। ठीक है, इसके बाद है कि लोअर एक्सट्रूजन प्रेशर एंड द रिड्यूस डाई फ्रिक्शन। एक्सट्रूजन प्रेशर लोअर होने से और जो डाई फ्रिक्शन भी कम होने से जो हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन है अलाउ द यूज ऑफ हायर एक्सट्रूजन रेशियो। हायर एक्सट्रूजन रेशियो तक हम लोग इसकी मदद से पा सकते हैं। और लोअर एक्सट्रूजन टेम्परेचर, तो फ्रिक्शन स्वाभाविक है नहीं है, तो टेम्परेचर राइज भी कम होगा, नहीं होगा। उसके बाद है कि हाँ, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होती है वो यूनिफॉर्म लगता है, वो हर एक पॉइंट पे, मतलब इस पॉइंट पे देखें, इस पॉइंट पे देखें, इस पे देखें, इस पे देखें, इधर से भी देखें, इधर से भी देखें, तो हर जगह यूनिफॉर्म प्रेशर लगता है। तो इस कारण से एक्सट्रूजन भी यहाँ यूनिफॉर्म होता है। अब मैकेनिकली में होगा क्या कि हो सकता है हमारा हैंड जो है थोड़ा ऊपर साइड में ज्यादा लगा दे, लोअर साइड में कम लगा दे, तो यूनिफॉर्म इसके तुलना में कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ज्यादा यूनिफॉर्म होने के चलते अगर बिलेट जो है अनइवन शेप का भी है तो भी यहाँ पर जो एक्सट्रूडेड बार बनेगा वो एक यूनिफॉर्म शेप का बनेगा ड्यू टू यूनिफॉर्म हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, इसमें लोड डिस्प्लेसमेंट का है कि इनिशियली कुछ रेजिस्टेंस लगेगा, उसके बाद एक बार रेजिस्टेंस जब पार कर दिए तो वो यूनिफॉर्मली जो है सिर्फ उसी लोड पे इस पर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होते चला जाएगा। लेकिन इसके साथ इसका लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन ये सिंपल चीज है कि यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं फ्लूइड। फ्लूइड क्या है कि लीकेज का चांस इसमें ज्यादा होगा, अगर कहीं भी थोड़ा भी इसको पासेज मिल जाएगा तो फिर ये लीक कर गया तो ये प्रेशर इसके ऊपर लगा नहीं पाएगा। तो यहाँ पर सील करना जो है, जो लिक्विड का सीलिंग है, ये प्रॉब्लम होता है कि हमें एक अच्छी तरह से इसको पूरी तरह सील करना पड़ता है, पूरा टाइट सीलिंग करना पड़ता है ताकि इसमें लीकेज ना हो, तो फिर ये हमारे लिए बहुत ही सुटेबल है। तो ये एक इसमें क्या है, प्रॉब्लम है, लिमिटेशन है। ठीक है, और इसमें कह रहा है कि इन एडिशन टू बीइंग टैपर टू मैच द डाई ओपनिंग एंगल द बिलेट इज ऑल्सो यूजुअली मशीन्ड ऑल ओवर टू रिमूव सरफेस डिफेक्ट दैट वुड अदरवाइज रीअपियर ऑन द एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट। तो इसमें ये कह रहा है कि जैसे कि उसमें हम लोग देखे थे कि जो डाई है, डाई का क्रॉस सेक्शन डायरेक्ट सर्कुलर या रेक्टेंगुलर या जैसा भी था, यहाँ पर डाई जो होता है ये टैपर्ड होता है। देखिए यहाँ पर डाई टैपर्ड होता है इसलिए क्योंकि ये टैपर्ड होगा तभी ये जो लिक्विड है वो सील हो पाएगा, और नहीं तो फिर ये लिक्विड ही इससे पास कर जाएगा। तो ये टैपर्ड होता है, तो बाद में फिर जब हम एक्सट्रूडेड मेटल हमें मिलती है तो इसको हमें रिमूव करना पड़ता है। तो ये भी एक इसका लिमिटेशन है। नेक्स्ट है इम्पैक्ट एक्सट्रूजन। इम्पैक्ट एक्सट्रूजन में क्या है कि सिंपल चीज है कि यहाँ पर एक हम लोग जो बिलेट है, बिलेट के ऊपर एक पंच है और ये पंच जो है सडन स्ट्राइक करता है, इम्पैक्ट मारता है। ठीक है, जैसे कि दो फिगर में दिखाया गया है कि एक पंच है और यहाँ पर हम लोग डाई है और इस शेप का हमको बनाना है, इसको इस शेप में देना है, और यहाँ पर अपना स्लग या जो बिलेट है जो सॉफ्ट फॉर्म में है वो मेटल को हम लोग यहाँ डाल दिए। उसके बाद प्लंजर को जोर से इम्पैक्ट मारते हैं तो ये क्या होगा कि इम्पैक्ट मार देगा तो इस प्लंजर और जो डाई के बीच का जो ये क्लियरेंस स्पेस है, ये टोटल वॉल्यूम ऑफ जो स्लग है, ये सब इसके बीच का क्लियरेंस जो भी जगह है, क्लियरेंस में जा करके ये फिट कर जाएगा। तो फिर हम यहाँ से प्लंजर को वापस रिमूव कर लेते हैं और इस तरह से इस शेप का हमें एक एक्सट्रूडेड बार जो है फाइनल प्रोडक्ट में हमें प्राप्त होता है। तो ये कहलाता है इम्पैक्ट एक्सट्रूजन। ठीक है, हाँ, इसके बाद है कि अब एनालिसिस करना है वायर ड्राइंग और एक्सट्रूजन पे, तो इस पे हम लोग को ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल सा एक चीज पूछता है एक्सट्रूजन रेशियो। तो एक्सट्रूजन रेशियो को ध्यान से याद रखिएगा, ये AI/AF होता है, इनिशियल एरिया बाय फाइनल एरिया। कभी कभी लोग गलती से फाइनल एरिया बाय इनिशियल एरिया भी याद रख लेते हैं, गलत हो जाए।
तो ये एक्सट्रूजन रेशियो है AI/AF, एक फॉर्मूला ये याद रखना है। इसके बाद है कि अगर एक्सट्रूजन स्ट्रेन पूछता है ई का मान, तो स्ट्रेन तो ऐसे भी होता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो एक्सट्रूजन से पहले कितना लेंथ था और एक्सट्रूजन के बाद उसका कितना लेंथ हो गया, तो वो LF-LI/LI, ये रेशियो कहलाता है एक्सट्रूजन स्ट्रेन। उसके बाद एक होता है ट्रू स्ट्रेन। ट्रू स्ट्रेन बराबर होता है, ये रिलेशन है एक्सट्रूजन स्ट्रेन और ट्रू स्ट्रेन के बीच में, Ln1 + E यहाँ पर एक्सट्रूजन स्ट्रेन है। ठीक है, और बस हो गया। इसमें हम लोग को ये दो फॉर्मूला याद रखना है और जो एक्सट्रूजन रेशियो है इसको फॉर्मूला को याद रखना है।